तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं अभी जो फ़िलहाल में जो 11th-12th के वीडियोस और इकोनॉमिक्स वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यूट्यूब पे जाके सरल इकोनॉमिक्स सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे 11th-12th के इकोनॉमिक्स के जो वीडियोस है और जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर में सारे वीडियोस कवर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि कोर्स मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, इसलिए मैं सारे वीडियो आपके पीछे साइड से कवर करवा रहा हूँ। दोस्तों धीरे धीरे मैं करके आपके सारे सिलेबस आपके जनवरी तक कंप्लीट करवा दूँगा। तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे रेगुलरली फॉलो करते रहे, उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको फ्री वीडियोस फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मैं लॉन्च करूँगा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज मैंने जो पार्ट अपलोड किया है वो है एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले मैंने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में या लिंक बटन पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने समझा था दोस्तों अपने जो भी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट के बारे में, एग्रीगेट डिमांड को जाना था, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आता है उनके बारे में जाना था। दोस्तों आज हम एग्रीगेट डिमांड को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड में ये पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है, तो एग्रीगेट डिमांड मतलब दोस्तों मतलब होता है जितना भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, और जो भी हम अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी लेना होता है। तो दोस्तों चलते हैं आज इनके एक न्यूमेरिकल व्यू को देखते हैं। इनका न्यूमेरिकल व्यू से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट इक्वेशन को। तो एग्रीगेट इक्वेशन का जो दोस्तों जो समेशन होगा वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये एक्स माइनस एम है आपके एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये ओपन इकोनॉमी के लिए होगा दोस्तों। सी यहाँ डोनेट कर रहा है आपके कंजम्पशन को, हाउस होल्ड कंजम्पशन को। आई इन्वेस्ट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को, उनके एक्सपेंडिचर को। और जी यहाँ डोनेट कर रहा है दोस्तों आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों वहीं हम बात करें क्लोज इकोनॉमी के इक्वेशन की, तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होगा सी प्लस आई प्लस जी अकॉर्डिंग टू केन्स। केन्स इज फोकस ऑन द क्लोज इकोनॉमिक विथ नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो केन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे और जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं। तो केन्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे डिस्क्राइब में। तो ये हमें अभी क्लोज इकोनॉमी का जो इक्वेशन होगा जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड नहीं होगा हमारे, अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्लोज इकोनॉमी का इक्वेशन होगा सी प्लस आई प्लस जी। तो एक बार हम चलते हैं इनके बिहेवियर की ओर। एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर जो केंजियन मॉडल, जो केंजियन इकोनॉमिक्स थे उन्होंने हमें ये मॉडल दिया था एग्रीगेट डिमांड का, जहाँ सी प्लस आई इक्वेशन है एक क्लोज इकोनॉमी का। तो दोस्तों देखते हैं केंजियन ने हमें क्या कहा था। तो बिहेवियर है जो एग्रीगेट डिमांड का कैसे बिहेव करता है। तो एग्रीगेट डिमांड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। तो क्या जाहिर सी बात है, हमारे पास जितना अच्छा इनकम होगा हम उतना ही एक्सपेंडिचर करेंगे। नेक्स्ट है इसमें ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम ग्रेटर द परचेसिंग पावर एंड द देयरफॉर ग्रेटर द डिमांड। जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री के अगर डिमांड, अगर इनकम उनकी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो डिमांड ज़्यादा करेंगे किसी प्रोडक्ट का। सपोज एक इंडिविजुअल के बिहाफ पे अगर हम थिंक करते हैं
तो एक इंडिविजुअल के जो भी इनकम होते हैं, इनकम पे उनके एक्सपेंडिचर डिपेंड करते हैं। अगर इनकम उनकी हाई है तो जाहिर से उनके एक्सपेंडिचर भी हाई होंगे। तो उसी तरीके से हम एग्रीगेट डिमांड को भी देखते हैं। तो पावर एंड ग्रेटर द परचेसिंग पावर एंड देयरफॉर ग्रेटर द डिमांड। दोस्तों नेक्स्ट है इसमें आपका सो दैट डिमांड एज इनकम इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू राइज। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी क्या हमारे डिमांड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इनके जो बट टू थिंग्स नीड टू बी नोटेड, बस इसमें हमें नोट करने वाले दो चीज़ ये होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो ये पहला है हमें नोट करने वाली यहाँ थी, देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड इवन व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो। सपोज अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तो ऐसा है नहीं कि हम कंजम्पशन करना बंद कर देंगे, कुछ चीज़ें खरीदना बंद कर देंगे, फिर भी हमारी डिमांड रहती है। तो बिकॉज फॉर सर्वाइवल नीड, तो हमें सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ परचेस करना ही पड़ता है जब हमारी इनकम ज़ीरो रहती है। तो इसके दूसरे फैक्ट क्या है, एज इनकम राइज डिमांड आल्सो राइज बट आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। जैसे जैसे तो जैसा कि एज द इनकम राइज डिमांड आल्सो राइज, तो इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड आल्सो बढ़ेगी, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम रीच, एक पर्टिकुलर लेवल पे पीपल स्टार्ट टू सेव करना स्टार्ट कर देंगे। जब हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरे होने लगेंगे, जो हमारे पास बचा हुआ पैसा होगा वो हम क्या सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो देखते हैं एक डायग्रामेटिकल एक टेबल के थ्रू कि टेबल से हमें कैसे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को कैसे कर्व करना है और कैसे डिराइव करना है। तो एग्रीगेट डिमांड का जो शेड्यूल कर्व है इस तरीके से, एक हम इनकम लेते हैं और एग्रीगेट डिमांड हम एक तरफ, दूसरी तरफ एग्रीगेट डिमांड को रखते हैं। तो जब हमारी इनकम ज़ीरो है तो तब भी हम कितना डिमांड कर रहे हैं, यूनिट 20 का डिमांड कर रहे हैं, 20 रुपीज़ या 20 करोड़ के आसपास डिमांड कर रहे हैं। इतने रुपए की चीज़ों की हम डिमांड कर रहे हैं। जब हमारी इनकम 10 तो हमने 25 कंजम्पशन किया, एक्सपेंडिचर किया अपने एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। जब हमारी कंट्री की इनकम 20 थी तो 30, और 30 पे जब हमारी 30 थी तो 35 हमने, तो 40 पे हम इक्विलिब्रियम लेवल पे आ गए। यहाँ इनकम और हमारे एग्रीगेट डिमांड सेम है। जब हमारी इनकम 50 हुई तो हमने 45 किया, और यहाँ से क्या हमारे सेविंग स्टार्ट हो गया। और जब इनकम हमारी 60 थी तो हमने क्या एग्रीगेट डिमांड पे 50 रुपये खर्च किए। तो यहाँ से हमारे पास क्या 10 रुपये या 10 करोड़ की सेविंग आ गई। हमने यहाँ 40 के मिनिमम लेवल के बाद से हमने क्या सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं इसको, एक फिगर को हम डायग्राम के थ्रू एक ड्रॉ करते हैं एग्रीगेट डिमांड को और आगे के पैटर्न को समझते हैं। तो जैसा दोस्तों हमने फिगर 1 ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो हमने वाई एक्सिस पे हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर हमारे कंट्री के एक्सपेंडिचर है यानी एडी को हमने लिया है, और दूसरी तरफ हमने एक्स एक्सिस पे जो है इनकम को लिया है, और हमने एक 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया है जो वाई कर्व है। जो वाई कर्व है वो क्या एक 45 डिग्री लाइन है। तो ये हमें शो कर रहा है जितने हमारे एक हम तो ये लाइन जो है हमेशा हमारे इक्वलिटी को शो करेगा, हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम के इक्वलिटी को शो करेगा, इसलिए ये हमेशा 45 डिग्री लाइन पे ही रहेगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करेगा इक्वलिटी में। तो और जो हमने वाई एक्सिस पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वह है एग्रीगेट डिमांड। तो दोस्तों इस डायग्राम को एक बार समझते हैं हम ढंग से। तो ये जो लाइन है हमारी इनकम इक्वलिटी कर्व है, जहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों इक्वल होंगे इस लाइन पे। ठीक है दोस्तों, जो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे एग्रीगेट डिमांड, देखो एग्रीगेट डिमांड कहाँ से हमारे 20 जो पॉइंट 20 है वहाँ से हमें ड्रॉ हो रहा है। तो हमने इसको ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जैसा कि हमने टेबल में देखा कि हमारी डिमांड हमारी इनकम रहे ना रहे लेकिन हमारी डिमांड रहती है। दोस्तों इसके बारे में भी डिमांड कैसे रहती है इसके बारे में हम अगले कुछ टॉपिक के बाद पढ़ेंगे इसको भी एक्सप्लेन से। तो अभी के लिए जो है आपको बस यही देखना है कि जो हमारे एग्रीगेट डिमांड, हमारी जब इनकम 0 है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कितना है 20 है, और जो इक्वलिटी है हमारे ये क्या
30 और 30, ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो दोस्तों ये है एग्रीगेट डिमांड का जो एक बेसिक डायग्राम है, ये आपको ड्रॉ करके दिखाया गया है, जो आपके टेबल में दिया गया है। जहाँ पे हमारे जो इनकम, अगर पहला पॉइंट देखें तो जहाँ पे हमारी इनकम 0 है और डिमांड हमारा क्या है 20 रुपये के आसपास या 20 करोड़ के आसपास हम डिमांड कर रहे हैं इस 20 के लेवल पे। तो जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़े, और एक ये लेवल है इनकम इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है कंट्री के। और इसके बाद हमारे देखिए इनकम कर्व ये ऊपर हो गया और ये डिमांड कर्व नीचे हो गया। तो ये दिखा रहे कि हमारे इनकम बढ़ रही है और उस प्रोपोर्शन से हमारा डिमांड बढ़ नहीं रहा है। डिमांड एक सर्टेन पोर्शन के बाद जाके कांस्टेंट ही चलना है उसको। तो हमारी क्या यहाँ पे इनकम कर्व अबव हो गया है और डिमांड कर्व के ऊपर। इस लाइन में देखिए, इस रीजन में देखिए तो यहाँ पे क्या है एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारे ज़्यादा है बजाय इनकम कर्व के। तो इनकम कर्व यहाँ बिलो शो कर रहा है और एग्रीगेट डिमांड अप में शो कर रहा है। तो ये पॉइंट ई जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे। ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो डायग्राम में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते इस डायग्राम का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब एक बार इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई भी बिल्कुल एग्रीगेट डिमांड के ही जैसा है। तो डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो क्या है एग्रीगेट डिमांड। कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कितनी हो रही है। तो डिमांड होने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन भी होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ में इसमें हम यही प्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। जितनी भी कंट्री में एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विस जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी अपनी वो सेवा दे रहे हैं, वो सब क्या एग्रीगेट प्रोडक्शन और सप्लाई में आते हैं। तो एक डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका अकॉर्डिंग टू केन्स के अकॉर्डिंग। केन्स एक बड़े इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इनकम एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन की पॉलिसीज़ दी है मैक्रो इकोनॉमिक को स्टेबल करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू केन्स एस रेफर टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक एस क्या रेफर कर रहा है, एस हमारे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो एक हमारे कंट्री के प्रोडक्शन को रेफर कर रहा है कि कंट्री में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और कितना गुड कितना गुड हम जो भी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका ये कैलकुलेशन करता है एग्रीगेट सप्लाई। तो जो भी एक अकाउंटिंग ईयर में एक ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे अकाउंटिंग ईयर, जैसे एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे तो उनको अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें है आगे इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ एंड सर्विस इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर के लिए, वो सारे कैलकुलेट होते हैं इन प्रोडक्शन मेथड के अंदर। वी नो प्रोडक्शन ऑफ अ गुड एंड सर्विस इम्प्लाइज वैल्यू एडिशन। तो हमें पता है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमिक वो क्या है कि वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस करके एक उसमें हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं एंड वैल्यू एडिशन इम्प्लाइज इनकम जनरेशन। तो वैल्यू एडिशन से क्या होगा दोस्तों कि कंट्री में उतनी ही इनकम जनरेट होगी। अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विस जैसे हमने इकोनॉमिक को, जैसे सपोज कोई इंडस्ट्री ने नई गुड्स एंड सर्विस तो वो सारे क्या है वैल्यू एडिशन मेथड वैल्यू जनरेट करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के लिए, जो भी हम एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोड्यूस होती है उन पे क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट एक सीधा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। जो चीज़ में हम मार्केट में परचेज कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, पे क्या गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो एक क्या वैल्यू एडिशन हो रही है, तो इससे क्या गवर्नमेंट के इनकम जनरेट होंगे। तो इसका एक और दोस्तों एक छोटा सा और जो डेफिनेशन है ये है कि एस आल्सो रेफर टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस
एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दोस्तों इस लाइन का भी सेम ही मतलब है जो अबव ऊपर हमने पढ़ा है। तो अब एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब एग्रीगेट सप्लाई के नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों जैसा है कि एस रेफर टू ओनली प्लांट प्रोडक्शन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एग्स एंड प्रोडक्शन। तो दोस्तों जो भी हमारे प्लांट जो भी प्रोडक्शन होते हैं उनको हम एक्स एंड के नाम से भी जानते हैं, एक्स एंड प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ऐसा जो है इसमें जो है नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू केन्स एस इज डिटरमाइंड। तो जो एस डिटरमाइन क्या करता है, इकोनॉमिक एग्रीगेट सप्लाई जो है इकोनॉमिक में बेसिकली क्या स्टेबल करता है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों पहले है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स। तो जो भी है एग्रीगेट सप्लाई से हमारे क्या इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट एक जनरेट होता है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। एग्रीगेट सप्लाई अगर हमारा अच्छा है तो हम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बूस्ट कर सकते हैं। अगर एग्रीगेट सप्लाई अच्छा नहीं है तो हम इकोनॉमिक में एक एम्प्लॉयमेंट बूस्ट नहीं कर सकते। तो और दूसरा दोस्तों फैक्टर है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एग्रीगेट सप्लाई हमारे टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। जितनी अच्छी हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी हम उतना ही अच्छा अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रोड्यूस इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है दो डिटर्मिनेंट जो एग्रीगेट सप्लाई द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन जो भी दोस्तों जैसा कि नीचे लाइन में, बट इट फोकस ऑन शॉर्ट पीरियड एनालाइज, ही एज्यूम्स दैट टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। शॉर्ट पीरियड जो भी दोस्तों शॉर्ट पीरियड की अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी के लिए तो वहाँ पे सभी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती है। तो जो भी हम टेक्नोलॉजी चेंजेस जो भी अगर हम किसी लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने कंट्री की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं या इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं, कोई स्टेबल पॉलिसी लाना चाहते तो वो दोस्तों क्या है, सब एक लॉन्ग ड्यूरेशन पॉलिसी है। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन पॉलिसी है। कंट्री के अगर हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है तो ये हमें एक लॉन्ग वे में सोचना होता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो चैप्टर का आपको नीड है दोस्तों मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इस क्लास का जो PDF है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।